हेलो प्लस इन क्लास हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री का यूनिट सेकंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम। लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जो कि कंसिस्ट करता था डिफरेंट वेवलेंथ एंड फ्रिक्वेंसी की रेडिएशंस को। अब रेडिएशंस एमिट हुई हैं या एब्जॉर्ब हुई हैं, उसके बेसिस पे हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा को दो मेन टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है एमिशन स्पेक्ट्रा एंड सेकेंड होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अब हम इनको डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एमिशन स्पेक्ट्रा कब बनता है? इट इज़ नोटिस्ड व्हेन द रेडिएशंस एमिटेड फ्रॉम अ सोर्स आर पास्ड थ्रू अ प्रिज्म एंड देन रिसीव्ड ऑन अ फोटोग्राफिक प्लेट। रेडिएशंस किसी सोर्स से गई, वो पास हुई एक प्रिज्म से और इसको एक फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर रिसीव किया। इस टाइप के जो स्पेक्ट्रम बनता है उसको बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रा। एमिशन स्पेक्ट्रा कंसिस्ट करता है डार्क स्पेसेस सेपरेटेड बाय ब्राइट लाइंस। इस टाइप से होता है एमिशन स्पेक्ट्रा, जिसमें सारा स्पेस डार्क होता है, बीच में ब्राइट लाइंस होती हैं जैसे रेड, ग्रीन, इस टाइप से ब्राइट लाइंस होती हैं जिससे डार्क स्पेस को सेपरेट किया जाता है। इसको बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रा। सेकेंड है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। इट इज़ नोटिस्ड व्हेन लाइट इज पास थ्रू द वेपर्स ऑफ अ सब्सटेंस एंड द ट्रांसमिटेड लाइट इज देन अलाउड टू स्ट्राइक अ प्रिज्म। कि पहले लाइट को पास करेंगे वेपर्स ऑफ अ सब्सटेंस से, उसके बाद जाके उसको स्ट्राइक करवाएंगे प्रिज्म से और लास्ट में उसको फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर रिसीव करेंगे। इस टाइम से जो स्पेक्ट्रा बनेगा वो होगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, यानी पहले उसको किसी और सब्सटेंस के वेपर्स में एब्जॉर्ब करवाना है, उसके बाद जाके स्पेक्ट्रम की फॉर्मेशन करवानी है। इट कंसिस्ट ऑफ ब्राइट स्पेस सेपरेटेड बाय डार्क लाइंस। इसमें ब्राइट स्पेस होता है जैसे रेड, ग्रीन, ब्लू, ब्राइट स्पेस होता है जिसको डार्क लाइंस ब्लैक से सेपरेट की होती है, ये लाइंस, इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ये दो टाइप्स हमारे पास होती हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा की। नेक्स्ट है फेलियर ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम का जो सबसे बिगेस्ट फेलियर था वो था इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। इसने एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं किया। अब कैसे एक्सप्लेन नहीं किया? इसने बोला कि इलेक्ट्रॉन मूव करता है ऑर्बिट्स में। अब वो अगर ऑर्बिट्स में मूव करता है दैट मीन्स वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करता है, दैट मीन्स उसके पास कोई ना कोई एक्सेलेरेशन है। और मैक्सवेल थ्योरी के अकॉर्डिंग जब भी किसी चार्ज्ड पार्टिकल के पास एक्सेलेरेशन होती है वो एनर्जी एमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? एनर्जी लूज़ कर रहा है। अगर वो एनर्जी लूज़ कर रहा है तो धीरे 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 जाके वो क्या कर जाएगा? कोलैप्स कर जाएगा, यानी न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा और एटम क्या हो गया? कोलैप्स हो गया। कोलैप्स हो गया मतलब एटम ख़त्म हो गया। जबकि ऐसा नहीं होता है। एटम जो होता है वो क्वाइट स्टेबल नेचर का है। दैट मीन्स रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि एक्चुअल में एटम स्टेबल क्यों होता है। जो भी रदरफोर्ड मॉडल की लिमिटेशंस थी उनको ओवरकम करने के लिए 1913 में नील्स बोहर ने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बेसिस पे एक नया मॉडल ऑफ एटम प्रपोज किया, जिसके मेन पोस्टुलेट्स हैं। फर्स्ट, in hydrogen atom electrons are revolving around the nucleus in a well defined circular path called orbit which has fixed radius and energy। सबसे पहला जो उसने पोस्टुलेट दिया उसने बोला कि हाइड्रोजन रिवॉल्व करता है अराउंड न्यूक्लियस, जिसको कि प्लैंक्स ने बोला था ऑर्बिट। बट इसने एक स्टेटमेंट साथ में जोड़ी कि जो ऑर्बिट्स होते हैं इनका फिक्स्ड रेडियस और एनर्जी होती है। मतलब अगर रेडियस और एनर्जी दोनों फिक्स्ड हैं तो कभी भी इलेक्ट्रॉन जाके न्यूक्लियस के अंदर मर्ज नहीं करेगा, या बोलो एटम कभी कोलैप्स नहीं करेगा। सेकेंड जो पॉइंट बोला, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट डज नॉट चेंज ऑफ इट्स ओन। कभी भी इलेक्ट्रॉन की किसी ऑर्बिट में एनर्जी खुद से चेंज नहीं करती है। थर्ड पॉइंट, व्हेन अ रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी इज सप्लाइड इट एब्जॉर्ब्स द सेम फिक्स्ड अमाउंट ऑफ बंडल्स कॉल्ड क्वांटा एंड जम्प्स टू हायर एनर्जी स्टेट कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट। कि जब भी कभी एनर्जी सप्लाई करते हैं ये फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है एब्जॉर्ब करेगा और वो बंडल्स की फॉर्म में होती है, यानी पैकेट्स की फॉर्म में होती है, जिसको बोलते हैं क्वांटा। और इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ये हायर एनर्जी लेवल, जिसको कि एक्साइटेड लेवल बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं, वहाँ पे ये चला जाता है। फोर्थ पॉइंट है, डिफरेंट एनर्जी शेल्स आर डेजिग्नेटेड एज KLMN और 1 2 3 4 एंड सो ऑन। कि एनर्जी शेल्स को नाम दिया है आइदर KLMN और 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इस तरह से उनको नाम दिया जाता है। फिफ्थ पॉइंट है, ओनली दोज ऑर्बिट्स आर परमिटेड फॉर द इलेक्ट्रॉन इन विच द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अ होल नंबर मल्टीपल ऑफ h/2π। बोला सिर्फ वही ऑर्बिट्स परमिटेड हैं इलेक्ट्रॉन्स के लिए जिसमें एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन की कुछ होल नंबर मल्टीपल हो h/2π के। या तो होगी h/2π या तो होगी
2h/2 एंड सो ऑन। इस तरह से जो भी होगी मल्टीपल ऑफ h/2 ही होगी। Energy of electron in stationary phase is given as En is equal to minus RH into 1/n square, जहाँ पे n की वैल्यू 1 2 3 4 एंड सो ऑन कुछ भी हो सकती है। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को इस तरह से एक्सप्रेस कर, जिसमें RH को बोलते हैं रेडबर्ग्स कांस्टेंट। हाइड्रोजन के लिए ये होता है और इसकी वैल्यू होती है 2.18 into 10⁻⁻18 joules। दिस वाज द बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। नेक्स्ट है अचीवमेंट्स ऑफ बोहर मॉडल। बोहर मॉडल की जो फर्स्ट अचीवमेंट थी वो थी ही एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो कभी अपनी तरफ से खुद से एनर्जी लूज़ नहीं कर रहा था, और साथ में अगर उसको एनर्जी मिलती थी तो वो एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में लेता था और हायर एनर्जी लेवल में जंप कर रहा था। अब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, तो इसका मतलब वो न्यूक्लियस के कभी क्लोज नहीं जाएगा। तो क्या हुआ, इसने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑफ एटम किस वजह से होती है। लेकिन है बोहर्स थ्योरी हैज़ हेल्प इन कैलकुलेटिंग द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड वन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़, कि एक इलेक्ट्रॉन और वन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ जैसे He पॉजिटिव Li2 पॉजिटिव, उनके केस में इसने जो एनर्जी है उसको कैलकुलेट करने में हेल्प की। इसने बोला कि किसी भी nth ऑर्बिटल के लिए एनर्जी होती है En इज इक्वल टू -2π² k² me⁻⁴ z²/n²h², जहाँ पे k है कांस्टेंट और इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी को शो करता है। me होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, E होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, Z होता है न्यूक्लियर चार्ज, और जैसे हाइड्रोजन के लिए 1 है, N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट एंड H होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। इस तरह से En यानी एनर्जी निकाल सकते हैं nth ऑर्बिट के लिए किसी भी 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ के लिए। थर्ड है बोहर्स थ्योरी एक्सप्लेन द एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। एक्चुअली में क्या होता है, हाइड्रोजन के पास सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो जब वो सिंगल इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो वो सिंगल ही स्पेक्ट्रम की फॉर्मेशन उसको करनी चाहिए। बट क्या हुआ, जब रदरफोर्ड ने हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व किया था तो उसने देखा था कि हाइड्रोजन में बहुत सारे नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम्स बनते हैं, वो भी अलग अलग सीरीज़ में ग्रुप किए हुए। और रेडबर्ग ने 1890 में उन वेवलेंथ्स को कैलकुलेट करने के लिए जो डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन फॉर्म हुई थी हाइड्रोजन एटम में, उसके लिए इक्वेशन दी थी जिसको कि रेडबर्ग्स फार्मूला भी बोलते हैं, जो कि था 1/λ इज इक्वल टू RH इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²। ये उसने फॉर्मूला दिया था जिसमें n1 एंड n2 रीजन्स शो करते हैं, इंटीजर्स को शो करते हैं, RH होता है रेडबर्ग्स कांस्टेंट। तो ये उसने कैलकुलेट दिया था एटॉमिक स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन एटम को। अब इसको बोहर्स मॉडल ने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि ऐसा क्यों होता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो डिफरेंट सीरीज़ या स्पेक्ट्रम्स बनते हैं उसका रीज़न क्या है, उसको बोहर ने एक्सप्लेन किया। उसने बोला कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और जो एनर्जी एब्जॉर्ब की है उसके बेसिस पे वो डिफरेंट हायर एनर्जी स्टेट्स में एक्साइट होता है। अब एक्साइटेड स्टेट अनस्टेबल होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन वापस आएगा ग्राउंड स्टेट में। तो ग्राउंड स्टेट में आने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि जो पाथ इसने जाती बार फॉलो किया है वही वो वापस आती बार भी सेम रूट फॉलो करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ फर्स्ट एनर्जी शेल से 8th एनर्जी शेल में, तो हो सकता है वो 8 से वापस फर्स्ट शेल में आए, हो सकता है वो सेकंड शेल में वापस आए, या थर्ड में, या फोर्थ में, या फिफ्थ में। तो जो डिफरेंट स्पेक्ट्रम बनते हैं उसका रीज़न यही है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर वो फर्स्ट सीरीज़ में वापस आया तो उसको सीरीज़ का नेम होगा लेमन सीरीज़। अगर वो सेकंड सीरीज़ में आएगा तो डिफरेंट टाइप का स्पेक्ट्रम बनाएगा जिसको नेम दिया गया है बाल्मर सीरीज़। थर्ड सीरीज़ में वापस आता है तो उसको नेम दिया गया है पाश्चन सीरीज़। देन जो फोर्थ सीरीज़ में स्पेक्ट्रम बनता है उसको नेम दिया है ब्रैकेट सीरीज़। एंड फिफ्थ शेल में अगर वो वापस आता है उसको नाम दिया गया है पी फन सीरीज़। इस तरह से हाइड्रोजन या फिर जो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ है वो एक इलेक्ट्रॉन होने के बाद भी डिफरेंट स्पेक्ट्रम की फॉर्मेशन करती है। और इस चीज़ का नेक्स्ट है लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स मॉडल। जो बोहर मॉडल की सबसे बड़ी लिमिटेशन थी वो यही थी दैट ही कुड नॉट एक्सप्लेन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम्स कंटेनिंग मोर देन 1
इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन्स के लिए ही ये स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करता था, जिसके पास मोर देन वन इलेक्ट्रॉन है उनको ये एक्सप्लेन नहीं करता था। सेकेंड जो इसकी लिमिटेशन थी वो थी कि जब लाइन स्पेक्ट्रम को या फिर रेडिएशंस को मैग्नेटिक या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में सब्जेक्ट किया जाता था तो जो स्पेक्ट्रल लाइंस थी वो स्प्लिट कर जाती थी नंबर ऑफ लाइंस में। जैसे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में वो स्प्लिट करती थी उसको बोलते थे ज़ीमैन इफेक्ट, और मैग्नेटिक फील्ड में अगर वो स्प्लिट करती थी तो उसको बोलते थे स्टार्क इफेक्ट। तो बोहर मॉडल इन दोनों इफेक्ट को यानी ज़ीमैन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। थर्ड, ही फेल टू एक्सप्लेन शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल। ये इसने शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं की, उसको इसने एक्सप्लेन नहीं किया। एंड जो फोर्थ एंड जो बिगेस्ट इसका ड्रॉबैक था, जब दो नए प्रिंसिपल आए, डी ब्रॉगली रिलेशनशिप एंड हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जिन्होंने कि बोला कि इलेक्ट्रॉन का पार्ट डेफिनेट नहीं होता है, जबकि बोहर ने क्या बोल के रखा था, इसने बोला था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं फिक्स सर्कुलर पाथ में जिनकी डेफिनेट एनर्जी होती है। अब जैसे ही ये दो नए प्रिंसिपल आए, बोहर का जो प्रिंसिपल था वो कुछ फैक्टर्स को एक्सप्लेन करने में फेल हो गया। उन दो फैक्टर्स के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।